भारत माता की, भारत माता की। अब बात बोलो, भारत माता की। परिवर्तन का संकल्प लेकर रामदेवरा से 4 तारीख को प्रारंभ हुई है यात्रा, जो रामदेवरा के पवित्र स्थल से प्रारंभ होकर के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर और उसके बाद में हमारे जोधपुर जिले की सभी विधानसभाओं को छूती हुई आज शानदार 18 दिन पूरे करके जब जोधपुर की इस ऐतिहासिक धर्म और संस्कृति की नगरी में पहुंची है, मैं इस अभूतपूर्व यात्रा जिसने 51 विधानसभाओं को छुआ है, 51 विधानसभाओं में कार्यक्रम हुए, लाखों लोगों ने इस पूरे मार्ग में अभूतपूर्व स्वागत हृदयपूर्वक किया। अनेक सभाएं हुई, हजारों हजार लोगों की उपस्थिति में अनेक सभाओं का आयोजन किया गया। आज जब ये यात्रा 18 दिन के पूरी यात्रा करके जब जोधपुर में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है, तो आज हम सब लोगों के लिए निश्चित ही प्रसन्नता और गर्व का दिन है कि हमारे बीच में आसाम के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट श्री हिमंता विश्व शर्मा जी आए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जोरदार ताली के साथ में उनका स्वागत करिए। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के साथी, योगी जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में सनातन की पताका को और ऊंचा उठाने वाले मेरे मित्र आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी आज हम सबके बीच में आए। मैं उनका भी हृदय पूर्वक, मन पूर्वक स्वागत करता हूं। हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे अपने आदरणीय जसवंत सिंह बिश्नोई जी, आदरणीय नारायण जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, हमारे परिवार में अभी हाल ही में सम्मिलित हुई नागौर की पूर्व सांसद और किसान नेतृत्व का प्रतीक आदरणीय ज्योति मिर्धा जी, मंच पर उपस्थित जोधपुर के प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय वासुदेव देवनानी जी, हम सब की मातृ स्वरूपा और जिन्होंने अभी जब जो है परदादी हो गई है लेकिन अभी तक भी जीजी बनी हुई है, हम सब की जीजी, हम सब की आदरणीय सूर्यकांता व्यास जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय जोगेश्वर जी, पीछे की पंक्ति में बैठे हुए जोधपुर की प्रथम नागरिक आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय नवनीत जी, जगत नारायण जोशी जी, डॉक्टर महेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय प्रसन्न मेहता जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय जवाराम जी, आदरणीय पूनाराम जी, आदरणीय हम सबके अमित डागा जी, आदरणीय शहर के नंबर 2 नागरिक आदरणीय किशन लड्डा जी उप महापौर, आदरणीय नरेंद्र कछवा जी, चैलाराम सारंग जी, मदन राठौड़ जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लक्ष्मीनारायण सोलंकी जी और इस देवतुल्य सभा में मंच पर उपस्थित आदरणीय उपेंद्र जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु, मोर्चा के सभी अध्यक्षगण, सभी मोर्चे के पदाधिकारी, सभी मेरे पार्षद साथी और इस देवतुल्य सभा में उपस्थित आप सब हमारे कार्यकारी कोर जोधपुर का सारा जितना भी लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति बिराजे, आप सब ने गणेमान सबको धन्यवाद करो, अभिनंदन करो। 5:30 बजे टाइम और 9 बज गए। आप तो कई बार हटाई करा, आज अपने घर में मेहमान आएगा, हमारी बात सुना तो मन लागे कि ज्यादा ठीक है।
मैं तो इतनी बात करूं भाई, मुझे आज जब हम यहाँ आ रहे थे और जालोरी गेट से लेकर के गोल बिल्डिंग और गोल बिल्डिंग से जब गांधी मैदान तक पहुंचे थे, मुझे 2009 के चुनाव का 27 तारीख याद आ रही थी, जिस दिन हम यहां से लेकर के वहां उल्टे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक रोड शो कर रहे थे। और उस रोड शो ने उस दिन तय कर दिया कि लोकसभा के चुनाव में जोधपुर की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया। राजस्थान के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जिताकर भेजने का काम राजस्थान की जनता ने करना ऐसा तय कर लिया। उस दिन सुस्पष्ट हो गया। अब भाई जिताए तो थे, मैंने तेरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आशीर्वाद जो हमारी जीती बहना मेरा जी है सब, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश की सरकार ने निश्चित रूप से यशस्वी काम पिछले 5 साल में किया। लेकिन भाई साहब आज जो है मेहरबानी तो आप करिए। गहलोत साहब आज भाषण देता तो कहे कि हमने जिता करके भेजा। गहलोत साहब ने जिताया कि आपने जिताया? गहलोत साहब ने जिताया कि आपने जिताया? गहलोत साहब ने जिताया कि जोधपुर की जनता ने जिताया? अब जिसको जोधपुर की जनता ने और आपने जिताया, गहलोत साहब कहते हैं कि वो हमारा जिताया वो मंत्री है, वो नकारा और निकम्मा निकल गया। ये जोधपुर की जनता का अपमान है कि नहीं है? जोधपुर की जनता का अपमान है कि नहीं है? मित्रों, आज मैं बहुत लंबी बात नहीं करूं, सिर्फ इतना आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से पूरे राजस्थान भर की 4 यात्राओं में भाग लेने का अवसर मिला। आप लोगों के आशीर्वाद से रामदेवरा से जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में, सिरोही में, पाली में, अजमेर में, नागौर में और बाद में अपने जोधपुर में भी इस यात्रा जिसको लेकर के हम आज यहाँ पहुंचे, इसके बीच में भी लगभग सभी जगह जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। और मैं जिम्मेदारी से आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो नकारा निकम्मी सरकार है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई है, ये सरकार जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है, ये सरकार जिसने राजस्थान में कानून व्यवस्था को तार तार छिन्न भिन्न कर दिया है, ये सरकार जिसने किसानों के साथ में धोखा किया है, इस सरकार को बदलने का राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया। जो परिवर्तन का संकल्प लेकर के राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में 4 यात्राएं निकली थी। उन 4 यात्राओं का कल शाम को पूर्ण विराम एक बार होगा और उस पूर्ण विराम के बाद आगामी 25 तारीख को ये जो यात्राओं के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन के संकल्प की भारतीय जनता पार्टी ने एकत्रित की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जयपुर में उस ऊर्जा के माध्यम से लाखों लोगों की उपस्थिति में एक विस्फोट होगा और उस दिन ये तय हो जाएगा कि राजस्थान की जनता परिवर्तन का संकल्प दृढ़ से दृढ़तर कर चुकी है, अपना मानस बना चुकी। मित्रों, मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में जिस तरह के हालात है, हालात को देखते हुए राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है और अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से कमल खिलने वाला है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप सब लोग 4.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। हमारे मेहमान आए हुए हैं, 1 घंटे अभी हम उनकी बात सुनेंगे, उनको विदाई देकर के हम सब लोग जाएंगे। एक बार उनके स्वागत के लिए दोनों हाथ खड़े करिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मैं सीधे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र केशव जी से कहूंगा कि वो आए और सनातन पर जो चोट इस सरकार के साथियों ने की है उसके बारे में आप सबके सामने विस्तार से बात करें। बोलो भारत माता की। देखिए, मेरे साथ जब जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो दोनों हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे। बोलिए पहले भारत माता की।
शानदार, जानदार, जोरदार स्वागत, जिसे देख करके मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, मतदाता के रूप में आपने जो रिकॉर्ड 2013 में 163 सीटों का बनाया था, 2023 में उस रिकॉर्ड को आप तोड़ करके ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर कमल खिलाने जा रहे हैं। यह आपकी उपस्थिति में मंच पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री, आपके लाडले सांसद, हमारे बड़े भाई और मित्र आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आसाम के मुख्यमंत्री जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रवाद की पताका फहराने का काम किया है, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है, ऐसे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मदन राठौड़ जी, आदरणीय जगबीर छाबा जी, आदरणीय श्री वनिता सेठ जी, आदरणीय ज्योति मिर्धा जी, आदरणीय नारायण पंचारिया जी, आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी, वासुदेव देवनानी जी, मैं नाम लूंगा बहुत है, अभी आदरणीय हमारे गजेंद्र जी ने सबका नाम लिया, ऐसे सभी मंच पर और मंच के सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, मैं आप सबको उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम भी करता हूं और अयोध्या की रामलला की धरती से जय श्री राम भी करता हूं। लंबी बातें नहीं करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको एक निमंत्रण दे रहा हूं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का जो संकल्प लेकर के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की लड़ाई थी, वह सफल हो गई है। 500 साल बाद 3 लाख से अधिक राम भक्तों के बलिदान के बाद रामलला अयोध्या में उस स्थान पर विराजमान होंगे जहां उनका जन्म हुआ था। मैं आपको राजस्थान में कमर खिला करके अयोध्या आने का निमंत्रण दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं। आप सब अयोध्या आइए, आपका स्वागत है। इसके बाद मैं जब राजस्थान आया हूं, राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की अगुवाई वाली अराजकता और गुंडागर्दी, अपराध, दंगाइयों का संरक्षण करने वाली सरकार के कारनामों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में कोई सरकार है ही नहीं। जिस सरकार में कुछ लोगों का साथ दिया जाए और कुछ लोगों का विकास किया जाए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक ही नारा है, सबका साथ। जोर से बोलिए, सबका साथ। ये सबका साथ, सबका विकास क्या राजस्थान में हो रहा है क्या? मेरे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 97 रुपए लीटर बिकता है। आप बताइए, राजस्थान में भी 97 रुपए लीटर मिलता है क्या? ये धोखा है कि नहीं है? 2018 में जो गहलोत जी ने वादा किया था उसे पूरा किया क्या? तो जो विश्वासघात करे उसे सत्ता में बने रहना चाहिए क्या? मैं आप सबसे ही अपील करने आया हूं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। 2013 में एक रथ निकला था राजस्थान में, 163 सीटें जीते। 2023 में 4 रथ उत्तर विजय रथ है, ये परिवर्तन रथ। ये उत्तर प्रदेश की तरह मैं देख रहा हूं कि जब हम 40 विधायक थे, 6 यात्राएं निकाले, 325 विधायक हो गए। और आपने एक रथ निकाला, 163 विधायक, और 4 रथ निकाला, तो मैं जानता हूं आप कांग्रेस की सदा सदा के लिए राजस्थान से विदाई समारोह
करने की तैयारी में है कि नहीं है? मेरी माताओं बहनों, हो कि नहीं हो? दोनों हाथ में बताओ, है कि नहीं है? मैं आज सब लोगों से आज यहाँ पर यही कहने आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी करे, कोई अपराध करे, कोई हत्या करे, डकैती करे, कोई माँ बहन के साथ कोई अपराध करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। और एक बात मैं और आपको बता रहा हूं, मेरे यूपी में जब सपा की सरकार थी, उस समय गुंडे जमानत करा करके छुट्टा सड़क पर घूम करके लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 लाख से अधिक अपराधियों ने अपनी जमानत निरस्त करा करके जेल वापस चले गए। ये परिवर्तन, वहां गुंडों को डर लगता है, अपराधियों को डर लगता है। क्या राजस्थान में भी अपराधी सरकार से डरता है, पुलिस से डरता है? क्या डरता है? क्या दोनों हाथ रखकर डरता है? क्या यही हाल यूपी का था। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो अपराधी पुलिस को डराते थे, और जब कमल खिल गया तो बड़े से बड़ा अपराधी या तो यूपी छोड़ करके भाग गया, या जमानत अपना निरस्त करा करके जेल के अंदर घुस गया। मैं आप सबको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, सुशासन और विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो डंका बज रहा है, वो आज देश में ही नहीं दुनिया में बज रहा है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस का जन्मजात रिश्ता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेसी तिलमिलाते हैं, बिलमिलाते हैं। उनको लगता है कि वो चाहे जितना लूटे, लेकिन उनको कोई छेड़े ना। लेकिन आप बताइए, जो भ्रष्टाचार करे, जो जनता का पैसा लूटे, राजस्थान की गाड़ी कमाई का टैक्स आप देते हैं, और उसको कोई लूट ले जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज वही कार्रवाई हो रही है तो ये घबराते हैं, कहते कार्रवाई क्यों हो रही है? मैं यूपी की बात आपको बता रहा हूं, इतना ही कहना चाहता हूं। मतलब आज उत्तर प्रदेश के अंदर दूरबीन लेकर के अगर खोजो तो भी कांग्रेस खोजने से नहीं मिलती है। 80 लोकसभा सीटें हैं, केवल एक सांसद उनका जीत करके श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से जीती थी। और मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, जोधपुर में 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलाएंगे। लेकिन एक बात के लिए मैं राजस्थान वालों को प्रणाम करता हूं, हर चीज में यूपी आगे हो गया, लेकिन एक मामले में राजस्थान से हम पीछे हो गए। आप कहेंगे कैसे? तो हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सांसद चुने जाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए केवल 73 सांसद जिता पाए थे। लेकिन राजस्थान के लोगों, आपके पास 25 सांसद बनाने की ताकत थी, आपने 25 के 25 जिताए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और 2014 में ही नहीं, 2019 में भी जिताए हैं 25 के 25। और मैं जानता हूं, और 24 में भी आप 25 का 25 जिताने का काम करेंगे ना? दोनों हाथ लगा करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ विरोधी दल जो तथा कथित कांग्रेस की अगुवाई में एक गठबंधन बन रहा है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो कहते हैं हम तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रोक सकते हैं क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने से? बताओ, दोनों हाथ उठा के रोक सकते हैं क्या? मैं आप सब लोगों से यही कहने आया हूं, मेरे भाइयों बहनों, ये 2024 का सेमीफाइनल है। 2024 की सेमीफाइनल में जैसे लोकसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, वैसे विधानसभा में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की, आसाम की भाजपा शासित राज्यों की सुगंध राजस्थान में आती है, वैसे ही राजस्थान में भाजपा का कमल खिलेगा तो राजस्थान की सुगंध पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। जोधपुर या तो मारवाड़ की तरह है, मैं तो जानता हूं,
कौन ऐसा देश का जिला होगा, कौन ऐसा प्रदेश होगा जहां पर आपका कोई भाई, आपका कोई परिवार नहीं होगा। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आज देश बदल गया है, राजस्थान बदलने की आवश्यकता है। मेरे तो मन में यही आता है कि 200 के 200 विधायक भारतीय जनता पार्टी के कमर पे आप जिता दीजिए। अगर 25 सांसद जिता सकते तो 200 विधायक भी जिता सकते कि नहीं जिता सकते? आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली अपनी ताकत को याद करो। केवल मेरे प्रधानमंत्री जी इतना ही कहते हैं, आप एक कष्ट उठा लो, अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर के ईवीएम की कमर के बटन दबा दो, सारी समस्याएं मेरे ऊपर छोड़ दो और आपके एक आशीर्वाद से, एक कमल के बटन की ताकत से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या कर दिया है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद अगर बन रहा है तो आपकी ताकत के बल पर, आपकी कमल के बटन के बल पर यह बन रहा है। धारा 370 इसलिए हटी कि आपने कमल खिलाया और मोदी जी को हिंदुस्तान का पीएम बनाया, इसलिए हुआ। आतंकवाद इसलिए फटफूस का कुचल दिया गया क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया। G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस प्रकार से हुई, आप सब जानते, मैं लंबी बातें नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर ये सेमीफाइनल है तो एक ही बात याद रखना, मैं कहूंगा, एक लाइन बोलूंगा आपसे, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। एक फिल्म का गाना है, या भारत मेरा भारत, जिसके पीछे संसार चला, लेकिन 56 इंच के सीने वाला मेरा मोदी वह मोदी है जिसके पीछे संसार खड़ा। यह आपने अभी दिल्ली में देखा है। मैं आप सबको राजस्थान को कुशासन से मुक्त कराने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए, कमल का बटन दबाने के लिए, उत्तर प्रदेश से जब भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का नेतृत्व बताएगा, एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन यह जिम्मेदारी आपको निभानी, कमल आपको खिलाना है, सरकार आपको बनानी है, गुंडागर्दी अपराध आपको खत्म करना है। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम, क्योंकि आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी हमें सुनना है, माँ कामाख्या के दरबार से आए हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मेरा दोनों हाथ उठा करके पूरे जोर से बोलिए, जय श्री राम। अरे बहुत धीरे, अयोध्या तक आवाज नहीं जाएगी, मोदी जी तक नहीं जाएगी। जरा और जोर से माताओं बहनों बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं श्रीमती ज्योति मिर्धा जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन हमें दे। बोलेंगे भारत माता की। आज मारवाड़ की सूर्य नगरी में मंच पर उपस्थित हमारे बीच असम के मुख्यमंत्री परम आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपके बीच में अभी अपना बहुत ही अच्छा उद्बोधन देकर के बैठे केशव प्रसाद जी मौर्य साहब, आपके यहाँ के स्थानीय आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंच पर उपस्थित नारायण जी पंचारिया जी, जोगेश्वर जी गर्ग साहब, वासुदेव जी देवनानी जी, जगबीर जी छापा जी, महेंद्र जी कुमावत जी, सूर्यकांत व्यास जी, देवेंद्र जी सालेचा जी जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, मेरा कद तो नहीं होता कि केशव प्रसाद जी मौर्य बोल रहे उसके बाद में मैं आकर के मंच पर अपना उद्बोधन दूं, लेकिन पार्टी की ओर से, मंच की ओर से, गजेंद्र सिंह जी की ओर से आदेश हुआ है कि भाई सूर्य नगरी में एक पुराना जुड़ाव रहा है, तो आप जाकर के कम से कम राम राम करके जरूर आइए। हम तो यहाँ पे बचपन से बहुत घूमते आए, फिल्टर हाउस पर फार्म था,
चौधरी के मिर्ची बड़े समोसा, उसके समोसे और मारवाड़ स्वीट्स के लड्डू खा खा करके बड़े हुए हैं। और आज मुझे बहुत शान और गर्व महसूस हो रही है कि सूर्य नगरी में भाजपा के इस मंच पर मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया गया। मैंने हाल ही में भाजपा परिवार, ये तो क्या कहूं कि ज्वाइन करा है, भाजपा परिवार ने बुला करके मुझे बड़े स्वागत के साथ में मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और परिवर्तन की जहां तक बात रही तो नागौर वाले पूरे क्षेत्र में और उसके बाद आज भोपालगढ़ और जोधपुर में मैंने यात्रा में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो माहौल मुझे देखने को मिला वो मुझे गोटन के एक किस्से की याद दिलाता है। अगर मंच की इजाजत हो तो 2 मिनट में बता दूं। इजाजत है सर मंच की ओर से? आप लोग भी कहो तो कह दूं? ऐसा आप गोटन की बात है। और गोटन में हमारे एक सरपंच साहब हुआ करते थे, बड़े आड़ू अक्खड़, उनका नाम था पूनाराम जी डूकिया। और जब गोटन में एक बार अतिक्रमण हो गए और सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया, रास्ता कम हो गया, तो कलेक्टर साहब ने अतिक्रमण हटाने की वहां पर एक दौड़ लगाई। जेसीबी लेकर आए, पुराना टाइम था, लोगों ने जेसीबी ज्यादा देखे नहीं थे। और जेसीबी के ऊपर एक तख्ती टांग दी कि आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, कि भाईड़ा सामने मत आ जाए जो दिन दाग दे। और जब जेसीबी ने तोड़ फोड़ मचानी शुरू करी तो शहर का माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ा तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई धारा 144 लगाओ ताकि शहर के अंदर काबू आ सके। तो पूनाराम जी सरपंच बोले कि गांव का नाम है गोटन, 144 काम कौन सा ले पूरी 150 को। तो छोरा बदमाशा गांव का लारे पोतीनो जोड़ दियो, कपूत गया परिवार पोड़ में कूतिया गयो, बारे पूना भाई सरपंच गोटन में धारा 150 लगाई। तो मेरा तो जोधपुर की जनता से और पूरे राजस्थान की जनता से यही आह्वान है कि धारा 150 लगा करके बैठ जाओ जब तक चुनाव नहीं आ जाता, जब तक वोट दबाने का समय नहीं आ जाता, बटन दबाने का, परिवर्तन करने का समय नहीं आ जाता। और जब समय आए तो जैसा कि हमारे केशव प्रसाद जी मौर्य ने बोला कि इस बार रिकॉर्ड तो तब टूटे जब 200 की 200 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में आकर के गिरे। 2023 में आप जो जिता करके भेजेंगे उसमें सहयोग मोदी जी को 2024 के चुनाव में मिलेगा। मोदी जी के राज में ही भारत का परचम सबसे ऊपर लहराया है विश्व में। तो मैं चाहूंगी कि जिस परिवार में आज मुझे जुड़ने का मौका मिला, एक ईमानदार कार्यकर्ता के हिसाब से भाजपा के रीति नीति को आगे ले जाते हुए आने वाले 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में अपना पूरा सहयोग दे सकूं और आने वाले समय में राजस्थान में और केंद्र में सरकार जो है वो भाजपा की आए। इसके लिए आप लोग भी पूरा प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आज हम हिमंता बिस्वा जी को सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है, इनके तो हम यूट्यूब पे भी भाषण सुना करते हैं। आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राम राम। मैं असम के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन जोधपुर की जनता को दें। आप लोग सबको मेरा प्रणाम। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है तो आप लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। मैं आसाम से हूँ। आसाम में बहुत ज्यादा हिंदी मतलब थोड़ा कम ही चलता है, तो बाहर आके मैंने थोड़ा कोशिश करके हिंदी सीखने का कोशिश किया। थोड़ा भूल हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। मंच में विराजमान श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती ज्योति मिधा जी, नारायण पंसारिया जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, जुगेश्वर गर्ग जी, वासुदेव देवनानी जी, जगबीर सब्बा जी, डॉक्टर महेंद्र कुमावत जी, अनंतराम बिश्नोई जी,
सोनवाल राम देवासी जी, मदन राठौर जी, देवेंद्र सेलेसिया जी, हमारे परम आदरणीय सूर्यकांत बैस जी, भाइयों बहनों पिताओं और माताओं, पहले तो मैं मंच में काल मेरा सूर्यकांत जी से मुलाकात हुआ, इतना ताकत है, मैं देख के सोचा कि असम में तो इतना ताकतवर लेडी हम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ में है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमको बोला कि आप राजस्थान में होगा तो एक बार जोधपुर में भी आ जाना। मैं बोला ठीक है, मैं जोधपुर आ जाऊंगा। कल मैंने जब राजस्थान में आया, मैंने इतना ही सोच के आया था कि चुनाव सभा भी करूंगा और साथ साथ में कुछ चीजें राजस्थान से सीखूंगा। गहलोत जी ने क्या क्या नया किया है थोड़ा सुख खबर लूंगा और असम में अगर संभव है करने का प्रयास करेगा। तो पहले मैंने गाड़ी से फ्लाइट से उतारा, ड्राइवर साहब को पूछा कि राजस्थान में डीजल का भाव कितना है, बोले 93 रुपया। फिर मैंने पूछा कि राजस्थान में पेट्रोल का भाव कितना रुपया है, बोले 108 रुपया। थोड़ा मैं शौकीन हो गया, इसलिए राजस्थान और असम का कोई तुलना नहीं होता है। असम का सालाना आय जो है 5.5 लाख करोड़ है, राजस्थान का 15 लाख करोड़ रुपया है। असम और राजस्थान 1:1/4, मतलब हम 8 लोगों से चौथा हो। लेकिन जब मैंने डीजल और पेट्रोल का दाम पूछा तो थोड़ा देर में शौकीन हो गया। क्यों? राजस्थान में जब पेट्रोल का दाम 108 रुपया है, उस समय असम में पेट्रोल का दाम खाली 98 रुपीज ही है। अब सोच सकता है राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश में स्टेट का टैक्स लगा के आप लोगों से असम से भी 10 रुपया पेट्रोल से प्रति लीटर ज्यादा आपसे पैसा लेता है। फिर मैंने डीजल का दाम पूछा, भाई आपका डीजल का दाम कितना है? 93 रुपया। असम में डीजल का दाम कितना रुपया है? 90 रुपया। आप लोग गूगल कीजिए, इतना ही आप लोगों को मिलेगा। मतलब 10 रुपया राजस्थान में पेट्रोल का दाम ज्यादा है और 3 रुपया राजस्थान में डीजल का दाम ज्यादा है। फिर मैंने और जानने का कोशिश किया कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है। फिर मैंने देखा असम और राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैं जब कंपेयर करता हूँ, असम का लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी कम पैसा देता है और राजस्थान का लोग 50 पैसा से 1 रुपया प्रति यूनिट पावर में दाम ज्यादा देता है। फिर मैंने और देखने का कोशिश किया कि राजस्थान का हालत क्या है। फिर मैंने अगस्त का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा देखा। राजस्थान में अभी मुद्रास्फीति 8.6% है, नेशनल इन्फ्लेशन है 6.8% और असम जैसा प्रदेश का इन्फ्लेशन आज का दिन में खाली 4% है, खाली 4%। अब सोच सकता है हम राजस्थान से ज्ञान लेने के लिए आया था। मैं तो अभी अशोक गहलोत जी को आमंत्रण करता हूँ, 2 दिन आप गुवाहाटी से जाइए, मैं आपको थोड़ा ज्ञान डालने का कोशिश करूंगा। भाइयों और बहनों, ये राजस्थान को अशोक गहलोत जी ने बदनाम करके रख दिया। आपका पार्टी का एमएलए है, सुशील पायलट सीएम बने, अशोक गहलोत सीएम बने, हमारा क्या कहते हैं। लेकिन आप जब होटल में 35 दिन 90 विधायकों को 5 स्टार में रखते हो, उसका बाद एमएलए आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। एमएलए लोग लूटने का काम में जारी रहेगा, लूटने का ही उनका काम रहेगा। गहलोत जी जैसा इतना एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर को एमएलए को होटल में रखने का कोई जरूरत नहीं था। उधर से ही शुरुआत हुआ, और जब एक बार शुरुआत होता है तब गिरने का काम भी, बिलो जाने का, डाउनहिल जर्नी भी उधर से ही स्टार्ट होता है। भाइयों और बहनों, मेरा ठीक से मेरा याद है जब राजस्थान का सरकार बना था, राहुल गांधी राजस्थान में आया था, बोले 10 दिन में आज से घंटी शुरू करो, 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ करेगा। आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। मेरा जब असम में चुनाव हुआ था, मेरा पार्टी ने 3 वादा किया था। एक वादा किया था, सरकार जब बनेगा हम 1 लाख नौकरी हमारा युवा-युवती को दूंगा और ये रेगुलर नौकरी होगा। दूसरा हमने वादा किया था कि असम का माता और बहनों ने जितना भी बैंक से लोन लिया है वो लोन हम लौटा देगा, माता और बहनों को लौटाने का जरूरत नहीं है। तीसरा हमने वादा किया था कि असम का माता और बहनों का हर महीना 10 तारीख हम बैंक अकाउंट में 1250 रुपया डालूंगा। आज आप फिकर के साथ, गौरव के साथ मैं बोल सकता हूँ, 26 में 2023 अमित शाह जी गुवाहाटी गया, ऐसा ही भरा सभा हुआ और 90,000 युवा युवती को एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, हमने सीधा साधा सबको नौकरी दे दिया। गहलोत जी ने 76,000 लोगों को नौकरी दिया, 19 बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। यह कैसा नौकरी है? आज आप असम में पूछिए, हर माताओं को बैंक अकाउंट में प्रति माह 10 तारीख को बैंक में 1250 रुपया मिलता है। 102 लाख माताओं का हमें बैंक का कर्जा हमने मुक्त कर दिया हो और 23 तारीख जाके मैं और 2.5 लाख माताओं का कर्जा माफ करूंगा। एक बार बीजेपी सरकार जो बोलते हैं, बीजेपी जो वादा करता है, वो वादा हमने निभा के फिर दूसरा बार इलेक्शन लड़ने आता हूँ। आज राहुल गांधी क्या बोल के आएगा? 10 दिन में तो कर्जा माफ नहीं हुआ। अब जब चुनाव आ रहा है, आप मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, खाने का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अरे 10-10 रुपया डीजल में ज्यादा पैसा लेते हो, पेट्रोल में ज्यादा पैसा लेते हो, फिर भी आप लोगों को अपना वादा निभा नहीं सका। इससे शर्म का बात क्या हो सकता है? भाइयों और बहनों, मैं कल जब जोधपुर में था, जोधपुर का एक संवाददाताओं ने मुझको पूछा कि अशोक गहलोत ने बोला है कि राजस्थान में हिंदुत्व का राजनीति नहीं होगा। अशोक गहलोत जी, आप कौन है हिंदुत्व को रुकवाने वाला? 5000 साल का पहले भारत में हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदू को दो बार हिंदू को जो ही रुकवाने का कोशिश किया, उनको ही टक्कर लेना पड़ा और भारत वर्ष में हिंदू का साथ योग करके आपके लिए जीना संभव नहीं है। ये बात आप समझ लो। आज अभी केशव जी ने बताया था कि रामलाला का भव्य मंदिर तैयार हो गया। राजस्थान का लोगों का इंतजार है कि कब रामलाला का मंदिर बनेगा। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी, अशोक गहलोत हर मंदिर जाएगा, लेकिन अयोध्या में रामलाला का मंदिर में नहीं जाएगा। इसलिए अगर अयोध्या का रामलाला का मंदिर में जाते हो तो बाबा लोग आपको खराब कर जाएगा। और बाबा का डर से आप रामलाला का दर्शन नहीं कर
सकते हो। राहुल जी, बाबर को हमने भगाया और बाबर और औरंगजेब को हम भगाते रहेंगे, ये बात आप सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, यहाँ में कन्हैयालाल जी का सर्तन जुदा किया गया, ठीक है, अशोक गहलोत जी है, काम हुआ। लेकिन आज का दिन अगर असम में कोई सर्तन जुदा का करता है, जरूर ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, लेकिन 5 मिनट में दूसरा ब्रेकिंग न्यूज भी साथ बनेगा। हिसाब बराबर हमने यहाँ आप सर्तन जुदा करो और यहाँ में हमें आपको ब्रेकिंग न्यूज दिला के दिखा दूंगा, इसलिए हम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू है, हम भी जानता है कैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। ये ब्रेकिंग न्यूज बाबर और औरंगजेब का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, हम भी जानता हूं कैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। भाई और बहनों, अभी राहुल गांधी का दोस्त स्टालिन का बेटा बोल रहा है कि हिंदू डेंगू है, मलेरिया है। हमने उनको प्रश्न किया, क्या हिंदू डेंगू और मलेरिया है? दूसरा दिन और एक उनका मंत्री ने बोला नहीं, हिंदू एड्स। फिर हमने पूछा कांग्रेस को, आप ये सब बंद करो। तो कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा ने बोला कि हिंदू जाति ही खत्म हो जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, अगर कोई कांग्रेस का मेंबर मुसलमान का खिलाफ बयान देता है, उनको रात रात एक्सपेल किया जाएगा। अगर ईसाई का खिलाफ कुछ बोलता है, उनको रात रात एक्सपेल किया जाएगा। हिंदू का खिलाफ बोलो, वो बात स्वाधीनता है, हम क्या कर सकता हूँ। राहुल जी, हिंदू देख रहा है, हिंदू सर्तन जुदा करने नहीं जानते हैं, किंतु जब इलेक्शन आएगा ईवीएम मशीन में कांग्रेस का सर्तन जुदा कर देगा, इतना बात तो आप समझ लीजिए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू का साथ गद्दार किया है। 75 साल हो गया, जब तक नरेंद्र मोदी जी नहीं आया था, तब तक अयोध्या में बाबर जिंदा रहा था। एक बार नरेंद्र मोदी आ गया, बाबर साथ हो गया, अभी रामलला का मंदिर बन रहा है। हमारा देश का कोने कोने में ऐसा जो आक्रांत बाबर और औरंगजेब है, सबका साथ हिसाब बराबर करने का समय अभी आ चुका है और ये काम आगामी चुनाव का परिणाम से हमें करना है। भाई और बहनों, ये राजस्थान का धरती वीरों का धरती है। राजस्थान का धरती में सर्तन हिंदू का सर्तन जुदा नहीं हो सकता है। अशोक गहलोत जी ने पाप किया है। गहलोत जी को एक्शन लेना चाहिए था। आज राजस्थान में एक तक एक मिसाल पैदा हो रहा है। वोटर लिस्ट में भी गलत नाम घुसवाने का स्कीम आपने चालू कर दिया है। अभी अभी राजस्थान से न्यूज हुआ, जोधपुर से न्यूज हुआ कि वोटर लिस्ट में भी नन्ना मुन्ना बच्चा का नाम घुसवा के चुनाव जीतने का काम शुरू किया। ये सब कौन सा प्रथा है? ये कैसा डेमोक्रेसी है? ये कैसा दूध गवर्नेंस है? भाइयों और बहनों, हमें सब मिलके ये चुनाव जब आएगा, ये चुनाव का समय कांग्रेस को सिखा देना पड़ेगा। अगर भारत में आपको राजनीति करना है, हिंदू को सम्मान करना सीखो, हिंदू को सम्मान करना सीखो, तभी आप भारत में राजनीति करो, नहीं तो आपका हिसाब हम बराबर कर देगा, ये बात पक्का है। भाइयों और बहनों, मैं असम से आता हूं। आज असम जैसा प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेशों में
बीजेपी शासित कोई भी प्रदेश में जाइए, हमने बाबर और औरंगजेब को अपना जगह पर रख दिया, अपना जगह पर है और अपना जगह से 1 इंच भी हिला हिली नहीं कर पाएगा। अभी हम आसाम में एक बिल लाने का कोशिश कर रहा हूं। बिल लाने का मतलब कोशिश में आएगा ही। हमने पूछा कि एक व्यक्तियों को 4 साल शादी करने का क्या इजाजत होना चाहिए? होना चाहिए? आप लोग जैसे बोल रहा है ना, नहीं होना चाहिए। असम का मुसलमान भी बोलता है कि एक व्यक्ति 7 साल शादी नहीं करना चाहिए। यही लोग खुद बोलता है कि एक व्यक्ति 4 साल शादी नहीं करना चाहिए। 2 साल पहले, 7 साल पहले ये एनवायरमेंट नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना और सब लोग बोल रहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। आज सब लोग बोल रहे हैं और हम आप लोगों का सामने वादा करके जाता हूं कि असम में हम लोग दिसंबर में विधानसभा में बिल लाऊंगा और कोई व्यक्ति एक का ऊपर शादी नहीं कर पाएगा, ऐसा कानून हम दिसंबर में पास कर दूंगा। भाई और बहनों, आज भारत को विश्व गुरु बनने का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज G20 हो, अमेरिकन पार्लियामेंट में हो, दिखा दिया है कि आप भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रुक नहीं सकता है। अशोक गहलोत जी बोलता है कि ईडी और सीबीआई क्यों आते हैं? आप अगर कांग्रेस का विधायक लोग घर में काला रुपया रखेगा तो ईडी और सीबीआई को तो आना ही है। आप क्यों मना करते हो? हमारा घर में भी आओ, अगर हमारा घर में कुछ ब्लैक मनी है, लेकिन ईडी और सीबीआई का काम ही है जहां में भी ब्लैक मनी है वो उठा के लेकर गरीब कल्याण में इसको व्यवहार करो। ये हमारा देश का नीति रहा है, लेकिन आज कांग्रेस को उसी में भी पीड़ा आते हैं। संघ में जब संघ जाते हैं तब भी उनका पीड़ा आते हैं। इसीलिए मैं मोदी जी को कभी कभी सोचता हूँ, बोलूंगा कि एक बड़ा संविधान तैयार कीजिए और गांधी फैमिली को संविधान पे डालिए और संविधान में भेज दीजिए। हमारा देश का सारा समस्या एक ही बार में खत्म हो जाएगा। भाई और बहनों, ये जोधपुर वीरों का भूमि है, ये राजस्थान वीरों का भूमि है। यहाँ में बाबर और औरंगजेब को हम बड़ा होने नहीं देना चाहिए। हम असम में आज भी हम बहुत कष्ट में जिंदा रहता हूँ, यही सब कारण के लिए। आप लोग राजस्थान को संभालना पड़ेगा। राजस्थान को जो हमारा धरोहर है उनको बचा के रखना पड़ेगा। राजस्थान सनातन हिंदू संस्कृति का पृष्ठभूमि है और हमें इसको सन और सूरज रहने तक हिंदू संस्कृति को यहाँ हम लोग को पालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार लाइए, बीजेपी का सरकार लाइए। नरेंद्र मोदी जी को हमारा देश में तीसरा बार हमको प्रधानमंत्री बनाना है और नरेंद्र मोदी जी का दिग्विजय यात्रा ये राजस्थान चुनाव से ही शुरू होगा। ऐसा काम हमें करके दिखाना चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों ने हमारा बात सुना। मेरा विश्वास है रात 10 बजे तक आप लोग जब बैठा है, इसका मतलब राजस्थान में बीजेपी आएगा और बीजेपी का सरकार बनेगा। हम रोड शो में था, जोधपुर का जनता ने जैसे हमारा बड़ा भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी को प्यार दिया, वो देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज आपका सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारा उत्तर पूर्व का दूर दूर गांव तक पीने का पानी लेके जा रहा है। आज अद्भुत पुण्य का काम किया है शेखावत जी ने। मैं तो जोधपुर का लोगों को धन्यवाद देना चाहता
चाहता हूँ कि आपने ऐसा संसद चुन के भेजा तो आज देश का कोने कोने हर परिवार को पीने का पानी का व्यवस्था कर रहा है। मेरा तो कभी कभी मैं यही बोलता हूँ कि से पानी पिलवाने का जैसा पुण्य का काम और कुछ नहीं है। आपका सांसद शेखावत जी ने तो 150 करोड़ लोगों को पानी पिलवाने का काम कर रहा है। उससे अच्छा और पुण्य आज हम देख ही नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा पुण्य का काम शेखावत जी ने किया है। और जोधपुर वासियों का उनका ऊपर जो आजाद प्रेम मैंने देखा, मैं जोधपुर को नमन करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया संसद देश को देने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आपको मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर नहीं पूरा राजस्थान में आप लोग बीजेपी सरकार बनाइए और ये कांग्रेस पार्टी को 5 सीट भी जीतने नहीं दीजिए। इतना ही मैं आपको निवेदन करूंगा। भाइयों और बहनों, मैं शुरुआत में कामाख्या माँ का नाम लिया। मैं माँ कामाख्या का धरती से जोधपुर वासियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग को मैं निमंत्रण भी करूंगा कि जब भी आप लोग का समय मिले एक बार जरूर माँ कामाख्या का दर्शन के लिए आइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बार में हमारे अतिथि आए और उनका स्वागत न करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो असम के मुख्यमंत्री को साफा पहना के उनका स्वागत करें। मैं जिलाध्यक्ष जी देवेंद्र जी सालेसा जी को बोलूंगा वो मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। जोधपुर दक्षिण की महापौर श्री वनिता सेठ जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का स्वागत करें। जोधपुर दक्षिण के उप महापौर श्री किशन जी लड्डा एवं जोधपुर उत्तर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष श्री लक्ष्मी नारायण जी से निवेदन करूंगा कि श्री नारायण जी पंचायत जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं जिले के सभी पदाधिकारियों को निवेदन करूंगा वो आए और मेहमानों को स्वागत करें। श्री भवनलाल जी भैया जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र जी धवर जिला उपाध्यक्ष, श्री संजय चंद्रमानी जिला उपाध्यक्ष, सुश्री अलका धामेद जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती ज्योति बिरला जी का स्वागत करें। श्रीमती गीता पाटी, सुश्री पार्वती जागीर, डॉक्टर गणेश सिंह खींची जिला महामंत्री जी, श्री विजय राजौरिया जिला महामंत्री, श्री गोविंद गहलोत जिला मंत्री, श्री रविपाल सिंह सरेसा जिला मंत्री, श्री आदित्य गहलोत जिला मंत्री, श्री धीरज मकवाना जिला मंत्री, श्री जनक सोनी जिला मंत्री, श्री महेश व्यास जिला मंत्री, श्री शोभित राठी जिला मंत्री,
श्रीमती रेखा नार जिला मंत्री, श्री पुरुषोत्तम जी मुंदड़ा जिला कोषाध्यक्ष, श्रीमती कमलेश गोयल महिला मोर्चा अध्यक्ष, श्री गौरव जैन युवा मोर्चा अध्यक्ष, श्री गजेंद्र मेवाड़ा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, श्री पठान खान मेहर अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष, श्री सुरेश तेजी अनुजाति मोर्चा अध्यक्ष, श्री राणा राम सिसोदिया अनुजाति जनजाति मोर्चा अध्यक्ष, श्री घनश्याम पवार किसान मोर्चा अध्यक्ष, श्री सुरेश पाटिल लाल सागर मंडल अध्यक्ष, श्री सुनील कुमार पाटिल पावटा मंडल अध्यक्ष, श्री भवानी सिंह शेखावत रायकाबाग मंडल अध्यक्ष, श्री महेंद्र चंगाड़ी भांडा फलसा मंडल अध्यक्ष, श्री भूपेंद्र राज सिंघवी त्रिपुरिया मंडल अध्यक्ष, श्री माधव सिंह परियार रातनाड़ा मंडल अध्यक्ष, श्री राकेश बागरेचा शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष, श्री श्याम सुंदर गौड़ मसूरिया मंडल अध्यक्ष, श्री हेमंत गांगियानी चौपासी मंडल अध्यक्ष, श्री ताराचंद गहलोत सूरसागर मंडल अध्यक्ष, श्री बेलूदास वैष्णव प्रतापनगर मंडल अध्यक्ष, श्री बेलूदास वैष्णव प्रतापनगर मंडल अध्यक्ष, श्री मनीष परियार मामेनगर मंडल अध्यक्ष और श्री रफीक लोहार व्यवस्थापक मंच। परिवर्तन संकल्प यात्रा जोधपुर संभाग के सह संयोजक श्री सुभाष जी गहलोत और कमल जी जागीर। गणेश जी पुरोहित